गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर्स के दौरान हमने जल अवशोषण की मैकेनिज्म को या वाटर एब्जॉर्प्शन की जो क्रियाविधि थी उसको डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा ट्रांसक्रिएशन और स्टोमेटल मूवमेंट, मतलब रंध्रीय गति किस प्रकार संपन्न होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिएशन को। अब जो ट्रांसक्रिएशन होता है ये क्या होता है? ट्रांसक्रिएशन को आपको पता है हिंदी में क्या बोला जाता है? इसे वाष्पोत्सर्जन, मतलब पानी वाटर का वाष्प के रूप में क्या होना, उत्सर्जन होना। और ये कहाँ से होगा? हम पादपों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्योंकि पादपों में ही ट्रांसक्रिएशन या वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। और पादप के कौन से भाग के द्वारा ट्रांसक्रिएशन होता है? तो पादप के जो वायवीय भाग है उनके द्वारा ही यह क्रिया संपन्न की जाएगी। आपको पता है पादप में दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक तो शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। जो शूट सिस्टम होता है यह पादप का कौन सा भाग होता है? वायवीय भाग, जिसमें शाखाएं, तना तथा पत्तियां आती हैं। इसके बाद पादप का जो अंडरग्राउंड भाग होता है, जो कि सोयल के नीचे स्थित होता है या सोयल में उपस्थित होता है, उसे रूट सिस्टम कहा जाता है। और यह पादप का कैसा भाग है? वायवीय भाग है या पादप का अंडरग्राउंड भाग है, जो कि सोयल में उपस्थित होता है। तो जो ट्रांसक्रिएशन की प्रोसेस की जाती है या ट्रांसक्रिएशन किसके द्वारा किया जाता है? पादप के वायवीय भाग के द्वारा किया जाता है। अब ये पूरे ही पादप के वायवीय भाग के द्वारा, उसके मतलब वायवीय भाग में जितने भी जो भाग हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा, शाखाओं के द्वारा क्या होता है? ट्रांसक्रिएशन या वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। अब ट्रांसक्रिएशन पादप के वायवीय भाग के द्वारा ही क्यों किया जाता है? क्योंकि पादप का वायवीय भाग ही किसके कांटेक्ट में रहता है? वायुमंडल के कांटेक्ट में रहता है। किसके संपर्क में रहता है? वायुमंडल के, या जो बाहरी वातावरण है या वायुमंडल है उसके कांटेक्ट में रहता है। और आपको पता है वायुमंडल में हमेशा ही क्या बनी रहती है? जल की कमी या जल की जो संतृप्तता है वह काफी कम होती है, क्योंकि वायुमंडल में हमेशा ही जल की कमी बनी रहती है। और वायुमंडल मतलब कैसा है? शुष्क वायुमंडल होता है, जिसमें हमेशा जल की कमी या पार्शियल वाटर वैक्यूम, मतलब जल संतृप्तता की जो कमी है वह वहां पर बनी रहेगी। तो इसी कारण वायुमंडल के द्वारा पादप के वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में क्या कराया जाता है? उत्सर्जन करवाया जाता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पादप के जो वायवीय भाग होते हैं वह ही बाहर की ओर वायुमंडल की ओर एक्सपोज्ड या खुले होते हैं, क्योंकि पत्तियां भी वायुमंडल में ही उपस्थित है। तो पत्तियों के द्वारा भी क्या किया जाएगा? ट्रांसक्रिएशन किया जाएगा। मतलब जो पादप के वायवीय भाग है वो वायुमंडल की ओर या वायुमंडल में एक्सपोज्ड होते हैं, तथा इन भागों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिएशन कहा जाता है या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब जो ये ट्रांसक्रिएशन की प्रोसेस होती है ये किसके द्वारा संपन्न की जा रही है? पादप के वायवीय भाग के द्वारा ही संपन्न की जाती है। जबकि रूट सिस्टम या पादप का जो अवायवीय भाग होता है इसके द्वारा ट्रांसक्रिएशन या वाष्पोत्सर्जन संपन्न नहीं किया जाता, क्योंकि रूट सिस्टम कहाँ पर है? सोयल में है। और आपको पता है जो सोयल होती है वह हमेशा ही जल संतृप्त होती है। सोयल क्या है? जल संतृप्त है। सोयल में जल की कमी नहीं होती है। इसी कारण जो रूट सिस्टम होता है या पादप का जो अवायवीय भाग होता है उसके द्वारा कभी भी ट्रांसक्रिएशन नहीं किया जाएगा, केवल पादप के वायवीय भाग के द्वारा ही किया जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में वाटर की हमेशा ही असंतृप्तता बनी रहती
है, मतलब जल की कमी बनी रहती है। इसी कारण जल का वाष्प के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जन होता रहता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। अब जो ये वाष्पोत्सर्जन होता है यह पादप के वायवीय भागों के आधार पर 3 प्रकार का होता है। अब वो तीनों ही प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन, जो कि क्यूटिकल पादप के वायवीय भाग के ऊपर जो क्यूटिकल है उसके द्वारा होगा, उसे क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। इसके अलावा जो सेकंड भाग है पादप के वायवीय भाग में वह है लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन, मतलब लेंटी सेल्स के द्वारा अगर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस की जा रही है उसे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहेंगे। इसके बाद थर्ड है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल मतलब पत्ती की सतह पर उपस्थित अगर स्टोमेटा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन किया जा रहा है उसे स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहेंगे। तो प्रत्येक प्रकार को हम पृथक पृथक से यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो पहले लेते हैं हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है क्यूटिकल के द्वारा ट्रांसपिरेशन होना। और आप सभी को पता है जो क्यूटिकल होती है ये क्या है, पादप की वायवीय सतह पर एक मोम लाइक आवरण होता है, इसे क्या कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। और पादप के अंदर क्यूटिकल का विकास क्यों हुआ होगा, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए हुआ होगा। परंतु यहाँ तो हम यह देख रहे हैं कि क्यूटिकल के द्वारा क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा, तो देखना का जो पादप की जो वायवीय भाग होता है उसके ऊपर क्या पाया जाता है, क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। कुछ प्लांट में ये क्यूटिकल पतली मिलेगी और कुछ प्लांट में इसका मोटा आवरण पाया जाएगा। जैसे अगर हम शाकीय पादपों की या जो हर्बिएसियस प्लांट्स हैं उनकी बात करें तो उनमें जो क्यूटिकल होती है क्या, क्यूटिकल का जो आवरण होता है वह या तो काफी पतला या थिन होगा या उनमें क्यूटिकल एब्सेंट होगी। इसी कारण जो हर्बेसियस प्लांट है या जो शाकीय पादप है, जैसे विभिन्न शाखें जैसे सोयाबीन है, सरसों है, तो इनमें क्या है क्यूटिकल या तो एब्सेंट होती है या इनका पतला आवरण होता है। इसी कारण ये प्लांट ज्यादा से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन दर्शाने का कारण करते हैं। उसी प्रकार अगर हम वुडी प्लांट्स या जो काष्ठीय पादप हैं उनकी बात करें तो उन पर क्यूटिकल का मोटा आवरण पाया जाता है। तो हर्बेसियस प्लांट के कंपैरिजन में जो हर्बेसियस प्लांट के कंपैरिजन में जो वुडी प्लांट्स या जो काष्ठीय पादप हैं वह कम मात्रा में ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन दर्शाते हैं। तो जो क्यूटिकल है ये क्या है, वैक्स लाइक आवरण है या मोम लाइक आवरण है जो पादप की वायवीय सतह पर पाया जाता है। अब ये इस मोम लाइक आवरण का निर्माण तो पादप के ऊपर क्यों होता है, ट्रांसपिरेशन को रखने के लिए। मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्यूटिकल होती है यह वास्तव में ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए या पादप में जल की कमी को रोकने के लिए बनती है, या वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो जल की हानि होती है उसको रोकने के लिए पादप में क्यूटिकल का निर्माण होता है। परंतु फिर भी पादप के द्वारा क्यूटिकल के माध्यम से क्या किया जाता है, ट्रांसपिरेशन किया जाता है, जिसे ही क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अब आप सभी को पता है जो क्यूटिकल होती है ये कहाँ पर होती है, लीफ की ऊपरी सरफेस पर होती है और थोड़ी बहुत मात्रा में तने पर भी होती है। तो लीफ की ऊपरी सतह पर यहाँ पर क्या पाई जाती है, क्यूटिकल या वैक्सलाइज कवरिंग पाई जाती है। अब ये जो क्यूटिकल होती है ये किसके कांटेक्ट में रहती है, यहाँ पर एपिडर्मल सेल्स के कांटेक्ट में, यहाँ पर कुछ न कुछ बाह्य त्वचा होगी उसके कांटेक्ट में रहेगी। तो इस एपिडर्मल जो सरफेस है इस
इसके कांटेक्ट में यहाँ पर क्यूटिकल है, और ये क्यूटिकल क्या है, ये वैक्स लाइक कवरिंग है या मोम के समान आवरण है। परंतु जो ये क्यूटिकल है इसमें भी यहाँ पर स्मॉल स्मॉल दरारें पाई जाती हैं, छोटी छोटी, मतलब ये क्यूटिकल कुछ स्थानों से फटी रहती है, मतलब इनमें छोटी छोटी दरारें पाई जाती हैं, और उन दरारों से ही वाष्प के रूप में जल का क्या होता रहता है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है या जल की हानि होती रहती है, जिसे ही क्या कहा जाता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। मतलब क्यूटिकल में जो दरारें होती हैं उनसे जल का वाष्प के रूप में क्या होता रहता है, उत्सर्जन होता रहता है। और जल कहाँ से आएगा क्यूटिकल में, तो यहाँ पर जो एपिडर्मिस है पर्ण की, उनसे जल वाष्प के रूप में आएगा या जल किस में चला जाएगा, क्यूटिकल में चला जाएगा। किस प्रोसेस के थ्रू, तो अंतः शोषण या इम्बाइबिशन के थ्रू, क्योंकि क्यूटिकल क्या है, यहाँ पर मृत आवरण है, मतलब डेड आवरण है, तो यहाँ पर डेड आवरण में वाष्प किसके थ्रू प्रवेश करेगा, अंतः चूषण या अंतः शोषण या इम्बाइबिशन के थ्रू, इम्बाइबिशन के थ्रू क्यूटिकल में आ जाएगा, और वह क्यूटिकल में आने के पश्चात वह क्यूटिकल में जो दरारें हैं उनके द्वारा ये वायुमंडल में उड़ जाएगा, या जो वायुमंडल है जो कि जल असंतृप्त है उसमें चला जाएगा। इस प्रकार क्यूटिकल के द्वारा ट्रांसपिरेशन संपन्न होता है। और पादप का लगभग 8 से 10% जो ट्रांसपिरेशन या वाष्पोत्सर्जन होता है वह कौन सा होता है, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। और आप ये एक पॉइंट ये रखना, हर्बेशियस जो प्लांट है उनमें ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपिरेशन होगा, और जो वुडी प्लांट्स हैं उनमें क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कम मात्रा में होगा। इसके बाद बात करते हैं हम लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन की। लेंटिकुलर का मतलब क्या होता है, लेंटिकुलर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रांसपिरेशन लेंटिक सेल्स के द्वारा हो रहा है। लेंटिक सेल्स को हिंदी में कहा जाता है वात रंध्र। अब आपको पता है ये वात रंध्र कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो जो काष्ठीय पादप होते हैं उनमें जो तना होता है उन तने के ऊपर क्या पाई जाती है, बार्क या छाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, काष्ठीय पौधे में तने के ऊपर छाल पाई जाती है। देखने को मिलती है या नहीं मिलती है आपको छाल या बार्क। अब उस छाल में क्या पाई जाती है, छोटी छोटी दरारें या उनमें दरारें पाई जाती हैं, और वह उन दरारों के माध्यम से जो तने के जो आंतरिक ऊतक हैं वह वायुमंडल के कांटेक्ट में बने रहते हैं, और उन दरारों को ही कहा जाता है वातरंध्र या लेंटिक सेल्स। क्या कहा जाता है, वातरंध्र कहा जाता है। और उन दरारों के माध्यम से या वातरंध्र के माध्यम से पादप के तने के जो नम ऊतक हैं, मतलब जो गीले ऊतक हैं, वो वायुमंडल के कांटेक्ट में रहेंगे, और उनसे जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता रहता है। और इस प्रकार के ट्रांसपिरेशन को क्या कहा जाता है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। अब आपको पता है पादप में जो लेंटी सेल्स होते हैं या वातरंध्र होते हैं वह बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि यह केवल स्टेम के ऊपर ही रहते हैं। तो इनके द्वारा जो ट्रांसपिरेशन किया जा रहा है वह बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है, मतलब 0.1% मात्रा में ही किया जाता है। और वायुमंडल के कांटेक्ट में वातावरण के अंदर जो नम ऊतक हैं उन नम ऊतकों को कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स भी कहा जाता है या संपूरक कोशिकाएं भी कहा जाता है। मतलब वातावरण के अंदर जो संपूरक कोशिकाएं होगी वही क्या होगी, वायुमंडल के कांटेक्ट में रहेगी, और उनके द्वारा ही जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन किया जाएगा। और यह ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम होता है, मतलब 0.1% में होता है। अर्बन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसके बाद हम बात करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। किसके द्वारा होगा, रंध्रों के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा होगा। अब आपको पता है जो रंध्रीय ट्रांसपिरेशन होता है यह सबसे ज्यादा मात्रा में संपन्न किया जाता है, क्योंकि पादप की पत्ती के ऊपर ही क्या उपस्थित होते हैं, स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। और स्टोमेटा जब भी गैसीय विनिमय करते हैं, जिसे शोषण के दौरान
O2 को अवशोषित करना, CO2 को बाहर छोड़ना। उसी प्रकार प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 को ग्रहण करना, O2 को बाह्य वातावरण में छोड़ना। तो ये किसके द्वारा किया जाता है? रंध्रों के द्वारा किया जाता है। तो जब गैसीय विनिमय होता है तो रंध्र ओपन होते हैं या खुलते हैं, तो उस दौरान जल का भी क्या होता है? वाष्प के रूप में उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो अगर रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की प्रोसेस की जा रही है तो उसे क्या कहेंगे हम? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। और पादप में लगभग यह 90 से 95% मात्रा में क्या होता है? रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किया जाता है। रंध्र होते हैं ये लीफ की सरफेस पर पाए जाते हैं, या तो ऊपरी सरफेस पर या निचली सरफेस पर मिलेंगे। जैसे अगर मोनोकोट्स में देखें तो दोनों ही सरफेस पर समान मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं, जबकि अगर डाइकोट्स की हम बात करें तो डाइकोट्स में केवल निचली सरफेस पर ही रंध्र हमें दिखाई देते हैं, ऊपरी सरफेस पर बहुत ही कम मात्रा में या एब्सेंट होते हैं। तो मतलब लीफ की ऊपरी सतह पर जो नेचुरल ओपनिंग्स पाई जाती है, मतलब जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, उनके द्वारा ही क्या होता है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होता है। और लगभग हमने देखा कि 90 से 95% मात्रा में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन ही संपन्न होता है। अब जो ये रंध्र होते हैं इनके द्वारा ही जो आंतरिक नम ऊतक है पानी के, वह बाह्य वायुमंडल के संपर्क में रहते हैं, और उन आंतरिक नम ऊतकों के द्वारा रंध्रों के माध्यम से ही क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है। अब जो ये रंध्र होते हैं ये विशिष्ट एपिडर्मल सेल्स के बने होते हैं, और उन एपिडर्मल सेल्स को कहा जाता है गार्ड सेल्स। क्या कहा जाता है? द्वार कोशिका। तो रंध्रों का निर्माण किसके द्वारा होता है? गार्ड सेल्स या द्वार कोशिका के द्वारा होता है। अब जो ये द्वार कोशिकाएं होती हैं इनकी जो संरचना होती है, अगर मैक्सिमम केस में देखा जाए तो ये कैसी होती है? रेनिफॉर्म, मतलब किडनी से। किडनी से मतलब इस प्रकार की हमें यहां दिखाई दी किडनी शेप होती है। परंतु अगर हम ग्रेमिनी फैमिली की बात करें या जो ग्रासीय कुल के पादप हैं, कौन से कुल के? तो ग्रास फैमिली के जो पादप हैं उनकी बात करें, उनमें जो ये गार्ड सेल होती है ये कैसी होती है? ये डंबलाकार हमें वहां पर दिखाई देती है। किस प्रकार की? डंबल के शेप की होती है। परंतु अगर मैक्सिमम केस में अगर बात करें तो मैक्सिमम केस में कैसी दिखाई देगी हमें? रेनिफॉर्म या किडनी से, किडनी के आकार, किडनी की आकृति की हमें यहाँ दिखाई देगी। अब जो ये गार्ड सेल्स हैं इनकी अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस, इनकी जो इनर सरफेस होती है गार्ड सेल्स की, वह इनर सरफेस दोनों ही गार्ड सेल की कैसी होगी? मोटी होगी, और कैसी होती है? कॉनकेव होती है, मतलब अवतल होती है, एक दूसरे की ओर ऐसे सरकी होगी, मतलब अवतल जैसी संरचना का यह निर्माण कर रही है, मतलब यह इधर की ओर धसी हुई है। जबकि इनकी जो बाह्य सतह होती है वह काफी पतली होती है तथा कैसी होती है? उत्तल होती है तथा लचीली प्रकृति की होगी। मतलब जब भी इनके अंदर वाटर आएगा तो ये फूल जाएंगे, जिसके कारण उत्तल सरफेस होगी वह काफी फैल जाएगी, और इसके कारण जो इनर सरफेस होती है वह एक दूसरे की ओर खिसक जाती है, एक दूसरे की ओर इधर से इधर खिसक जाएगी, जिसके कारण यहाँ पर जो ये नेचुरल ओपनिंग से इसकी साइज बढ़ जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये किनारों पे से ही क्या हुई रहती है? यहाँ से किनारों पे से ही जुड़ी हुई रहती है, और इसी के द्वारा इनकी ओपनिंग तथा क्लोजिंग, मतलब इनका खुलना तथा बंद होना क्या होता है? मेंटेन रहता है। अब जो ये गार्ड सेल्स होती हैं ये विशिष्ट प्रकार की एपिडर्मल सेल्स से जुड़ी हुई रहती है, और उन एपिडर्मल सेल्स को कहा जाता है सब्सिडरी सेल। क्या कहा जाता है?
सब्सिडरी सेल या सहायक कोशिका। तो गार्ड सेल के चारों ओर क्या पाई जाएगी? सहायक कोशिका या सब्सिडरी सेल्स पाई जाएगी, तो ये गार्ड सेल के चारों ओर उपस्थित होती है। अब अगर हम जीरोफाइट्स प्लांट्स की बात करें या जो मरुद्विकीय पादप हैं, उनमें जो गार्ड सेल्स होती है वह एपिडर्मल सेल से थोड़ा नीचे की ओर उपस्थित होती है। मतलब पत्ती की ऊपरी सतह पर पहले तो क्या होगी? एपिडर्मिस होगी, और जहां पर एपिडर्मिस नहीं होगी वहां पर स्टोमेटा होगा। और उस स्टोमेटा में भी क्या होगा? ऊपर की ओर तो क्या होती है? सब्सिडरी सेल्स होती है, जबकि जो गार्ड सेल्स होती हैं वो काफी नीचे की ओर उपस्थित होती हैं। इस प्रकार के स्टोमेटा को कहा जाता है संकन स्टोमेटा या गर्ती रंध्र। अब जो ये गर्ती रंध्र होते हैं, इनमें जो गार्ड सेल्स के ऊपर की जो यहाँ पर ये कैविटी है, ये कैविटी कहलाती है एपिस्टोमेटल कैविटी। मतलब जो सहायक कोशिकाओं के बीच की जो गुहा होती है उसे एपिस्टोमेटल कैविटी या प्रगाण या वेस्टिब्यूल कहा जाता है। और यहाँ पर नीचे की ओर भी कुछ कैविटी उपस्थित होती है, जो कि कोशिकाओं के जो अंतर कोशिकीय अवकाश है या जो सहायक कोशिकाएं हैं उनके अलावा भी और कोशिकाएं होंगी, उनके अंतर कोशिकीय जो स्थान है उनसे संपर्क बनाए रहती है, जिसे सब स्टोमेटल कैविटी कहा जाता है। अगर हम गार्ड सेल्स के अंदर बात करें तो गार्ड सेल्स में क्या भरा हुआ होता है? तो गार्ड सेल्स के अंदर कुछ मात्रा में स्टार्च कण या स्टार्च ग्रेन्यूल्स भरे हुए होते हैं। परंतु जो ओनियन या प्याज की जो गार्ड सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है? स्टार्च ग्रेन्यूल्स क्या होता है? एब्सेंट होता है। जबकि अन्य प्लांट्स की गार्ड सेल्स में क्या उपस्थित होता है? स्टार्च उपस्थित होता है। इसी प्रकार अगर हम और संरचनाओं की बात करें तो गार्ड सेल्स में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जो कि अक्रिय होते हैं, मतलब नॉन फंक्शनल होते हैं। मतलब वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे या करेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में करेंगे। तो यहाँ पर कुछ मात्रा में प्रकाश संश्लेषी जो वर्णक है या जो क्लोरोप्लास्ट है वह भी यहाँ पर पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा जो स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं वह अंदर की ओर तो क्या है? कॉन्केव है, और इनकी जो भित्ति है वह कैसी है? काफी मोटी है। जबकि जो बाहर की ओर कैसी होती है? ये उत्तल होती है या कॉन्वेक्स होती है, जो कि लचीली प्रकृति की होती है। मतलब जब भी इनके अंदर वाटर आएगा तो वाटर आने के पश्चात इनमें क्या होगा? एक तनाव उत्पन्न होगा, और इस तनाव के कारण जो इनकी आंतरिक भित्ति है वह एक दूसरे से दूर हटना प्रारंभ करती है। मतलब यहाँ से ये जो स्थान है ये चौड़ा हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। तो इस प्रकार यह मैंने रंध्र की संरचना देखी और रंध्रों के द्वारा क्या देखा? ट्रांसक्रिएशन देखा। अब जो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वह होगा स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्रीय गति। मतलब रंध्र किस प्रकार बंद होते हैं, किस प्रकार ओपन या खुलते हैं, तो उनमें जो गति संपन्न होती है उसको हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती होगी जिसके कारण रंध्र बनते हैं या उत्पन्न होते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह है स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्रीय गति। स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्रीय गति। अगर हम रंध्रीय गति की बात करें तो रंध्रीय गति क्या होती है? तो स्टोमेटल मूवमेंट होता क्या है? तो रंध्रों का खुलना और बंद होना ही क्या कहलाता है? स्टोमेटल मूवमेंट कहलाता है। मतलब रंध्रों स्टोमेटा की ओपनिंग तथा क्लोजिंग को ही क्या कहते हैं? हम स्टोमेटल मूवमेंट कहते हैं। अब जो स्टोमेटल मूवमेंट है या जो रंध्रों की गति है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो ये डिपेंड करती है गार्ड सेल्स के ऊपर या द्वार कोशिका के ऊपर, क्योंकि द्वार कोशिका से ही क्या गिरा हुआ रहता है? रंध्र गिरा हुआ रहता है। तो इसकी ओपनिंग तथा जो क्लोजिंग जो मेंटेन की जाती है वो गार्ड सेल्स के द्वारा ही की जाती है। और गार्ड सेल्स के बारे में तो आप जानते ही हो, गार्ड सेल्स में क्या होता है? दो प्रकार की भित्तियां होती हैं। एक तो गार्ड सेल्स की जो बाह्य भित्ति होती है वह काफी पतली होगी और कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है तथा लचीली प्रकृति की
पतली व कॉन्वेक्स तथा लचीली प्रकृति की होती हैं। जबकि जो आंतरिक भित्ति होती है वो कैसी होगी, थोड़ी थिक होगी या मोटी होगी तथा कॉनकेव होती है। कैसी होती है, कॉनकेव होती है, मतलब अवतल होती है। जबकि बाह्य भित्ति कैसी होगी, उत्तल होगी। और ये कैसी है, ठीक है। परंतु अगर हम एजोला की बात करें, जो एजोला जो प्लांट्स है या टेरिडोफाइट्स प्लांट्स है, उसमें अगर हम गार्ड सेल्स की दोनों ही भित्तियां देखें तो दोनों ही भित्तियों में खास अंतर नहीं पाया जाता। मतलब दोनों ही भित्तियां समान प्रकार की होती है, कोई पतली या कोई मोटी नहीं होती। मतलब एक विशिष्ट अंतर उनमें नहीं देखने को मिलेगा। अब जो स्टोमेटा की ओपनिंग तथा जो क्लोजिंग है वो गार्ड सेल्स के द्वारा मेंटेन की जाती है। और गार्ड सेल्स में भी किसके द्वारा मेंटेन की जाएगी, इनकी टर्जिडिटी या स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब जब गार्ड सेल स्थित होगी या टर्जिड अवस्था में होगी तो स्टोमेटा क्या होंगे, ओपन होंगे तथा गार्ड सेल के शिथिल होने पर या इनके फ्लैसिड होने पर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो गार्ड सेल्स की टर्जिडिटी के ऊपर ही या इनकी स्थिति के ऊपर ही क्या डिपेंड करती है, स्टोमेटल मूवमेंट डिपेंड करती है। मतलब रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके ऊपर निर्भर करता है, गार्ड सेल्स की स्थिति के ऊपर या इनकी टर्जिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब गार्ड सेल टर्जिड कैसे होगी, जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर क्या आएगा, वाटर आएगा बाह्य माध्यम से, या जो पास की कोशिकाएं हैं या सहायक कोशिकाएं हैं उनसे जब वाटर गार्ड सेल्स के अंदर प्रवेश करेगा तो जो गार्ड सेल्स है वह कैसी हो जाएगी, फूल जाएगी, स्थित हो जाएगी। इस दौरान जो इनकी जो बाह्य भित्ति है वह उत्तल हो जाती है। और बाह्य भित्ति उत्तल होने के कारण इनमें क्या होता है, खिंचाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो इनकी आंतरिक भित्ति है वह कैसी हो जाएगी, अवतल हो जाती है। और अवतल होने के कारण इनके बीच का जो स्थान है ये कैसा हो जाता है, बढ़ता चला जाता है, जिसके कारण जो स्टोमेटा है वो कैसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो गार्ड सेल के ऊपर ही स्टोमेटल मूवमेंट डिपेंड करता है। मतलब गार्ड सेल्स की स्थिति या टर्जिडिटी जितनी ज्यादा होगी स्टोमेटा भी उतने ही ज्यादा खुलेंगे। मतलब टर्जिडिटी के आधार पर ही हम स्टोमेटा के बारे में पता लगा सकते हैं कि टर्जिडिटी कितनी ज्यादा है या कितनी कम है, उसी के आधार पर स्टोमेटा खुलेंगे। अगर गार्ड सेल की टर्जिडिटी ज्यादा है तो स्टोमेटा पूरे खुले हुए होंगे। अगर टर्जिडिटी कम है तो स्टोमेटा आंशिक रूप से खुले हुए रहेंगे या आंशिक रूप से बंद रहेंगे। तो ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब जो ये स्टोमेटा है, आपको पता है क्लपादक में जो स्टोमेटा होते हैं यह दिन के समय तो खुलते हैं और रात के समय यह बंद हो जाते हैं या आंशिक रूप से ही खुले हुए रहते हैं। तो दिन के समय ही स्टोमेटा क्यों खुलते हैं, इसका क्या विशेष कारण है। तो दिन के समय आप सभी को पता होगा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है या फोटोसिंथेसिस होता है। और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या किया जाता है, CO2 का अवशोषण या CO2 को वातावरण से लिया जाता है। तो CO2 को या तो वातावरण से लेंगे या फिर इनके अंदर जो रेस्पायरेशन होता है, आपको पता है प्लांट के अंदर रेस्पायरेशन 24 आवर या 24 घंटे चलने वाली प्रक्रिया होती है। और उस दौरान रेस्पायरेशन के दौरान O2 को लिया जाता है तथा CO2 को छोड़ा जाता है। तो CO2 को यह छोड़ेंगे नहीं, उस CO2 को क्या कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण में इन्वॉल्व कर लेंगे, जिसके कारण क्या होता है, कोशिका के अंदर या गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है, CO2 की मात्रा नहीं बढ़ पाती। क्या नहीं बढ़ पाती, CO2 की मात्रा नहीं बढ़ पाती। अगर CO2 की मात्रा नहीं बढ़ेगी तो क्या होगा, pH की वैल्यू हाई हो जाएगी, क्योंकि CO2 क्या हो रही है, काम आ रही है। मतलब CO2 यहाँ पर कोशिका के अंदर स्टोर नहीं हो रही है, मतलब CO2 क्या मान लिया हम, रिलीज होगी। और उस दौरान जो pH होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। pH क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि CO2 के द्वारा pH को कम करने का कार्य किया जाता है। मतलब अगर CO2 की मात्रा बढ़ेगी कोशिका के अंदर तो उसकी जो pH होगी वह कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि CO2 वाटर के साथ क्रिया करके क्या बनाता है,
H2CO3 या कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है और उस कार्बोनिक एसिड की वजह से पीएच में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। परंतु दिन के समय क्या होता है, श्वसन के दौरान जो CO2 बनती है वह प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है तथा कुछ मात्रा में बाह्य एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। इस कारण जो पीएच होती है उसकी वैल्यू कम न होकर क्या होती है, वैल्यू ज्यादा होती है। और जब भी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है कोशिका के अंदर तो गार्ड सेल में जो स्टार्च है वह किसके रूप में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर के रूप में या शर्करा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और आपको पता है स्टार्च जल में अघुलनशील होता है, जबकि जो शुगर होती है या जो ग्लूकोज होता है वह जल में घुलनशील होता है। तो जल में ये घुलनशील होने के कारण या फिर स्टार्च से जैसे ही शुगर बनेगी तो उस कोशिका का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो प्रासरणीय दाब है वह क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो वह कोशिका क्या करेगी, एंडो ऑस्मोसिस के द्वारा क्या करेगी, वाटर को अवशोषित करने का कार्य करेगी, जिसके कारण वाटर जैसे ही इसमें एंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के द्वारा आएगा तो वह कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो यहाँ पर जो गार्ड सेल्स है वह दिन के समय क्या हो जाती है, फूल जाती है, क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। और जितनी ज्यादा फूलेगी स्टोमेटा उतना ही ज्यादा ओपन होंगे। तो दिन के समय स्टोमेटा के ओपन होने का राज क्या है, स्टार्च का शुगर में परिवर्तन होना, और शुगर में जैसे ही परिवर्तन होता है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो गार्ड सेल होती है वो क्या करती है, एंडोऑस्मोसिस करती है। एंडोऑस्मोसिस के दौरान क्या होगा, वाटर इसके अंदर आएगा, जिसके कारण ये क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी या फूल जाएगी। और उसके फूलने के कारण क्या होगा, जो स्टोमेटा है वह ओपन हो जाएंगे। ताकि क्लोजिंग की बात करें तो स्टोमेटा कब क्लोज होंगे, तो जब कोशिका के अंदर अगर CO2 का स्टोरेज हो जाए या CO2 का संग्रहण हो जाए उस दौरान स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। और क्लोज कब होते हैं, नाइट टाइम में, मतलब रात्रि के समय में स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। अब वह क्यों क्लोज रहते हैं, तो रात्रि के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण तो होता नहीं, केवल क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है, जिसके दौरान क्या होती है, CO2 रिलीज होती है। और उस CO2 की मात्रा गार्ड सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है या उसका स्टोरेज होता रहता है, जिसके कारण जैसे ही CO2 का स्टोरेज होगा या CO2 की मात्रा बढ़ेगी, CO2 वाटर के साथ क्रिया करके क्या बना लेंगे, कार्बोनिक एसिड जैसे एसिड यहाँ पर बन जाएंगे, जिसके कारण जो पीएच की जो वैल्यू होती है वह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और लो पीएच के दौरान क्या होता है, लो पीएच के दौरान जो शुगर है या जो शर्करा है, जैसे ग्लूकोज है या और भी कोई शर्करा हो सकती है, वह किसके रूप में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टार्च के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। और जैसे ही शुगर से स्टार्च बनेगा उस कोशिका का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है जो स्टार्च है वह वाटर इनसॉल्युबल, मतलब जल में अघुलनशील होता है। और जल में जैसे ही यह अघुलनशील होगा कोशिका से वाटर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निकलने लगेगा, मतलब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही कम होगा कोशिका से वाटर क्या होगा, बाहर की ओर निकलेगा, मतलब एक्सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी या बड़ी प्रासरण की प्रोसेस होगी, जिसके कारण स्टोमेटा के अंदर जितना भी जो वाटर था वो बाहर की ओर या जो पास की जो कोशिकाएं हैं उनमें स्थानांतरित हो जाएगा। और जैसे ही वाटर पास की कोशिकाओं में स्थानांतरित होगा वह कोशिकाएं कैसी, गार्ड सेल कैसी हो जाएंगी, शिथिल हो जाएगी या फ्लैसिड हो जाएगी, जिसके कारण जो स्टोमेटा होते हैं वह क्लोज हो जाएंगे। तो इस प्रकार दिन के समय स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात्रि के समय स्टोमेटा क्लोज होते हैं। और उनकी मैकेनिज्म अगर नॉर्मली तौर पर देखा जाए तो यह है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह स्टोमेटा जो प्रकाश की उपस्थिति में ही खुलते हैं, मतलब जब लाइट होगी तभी स्टोमेटा ओपन होंगे, और लाइट एब्सेंट है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। तो लाइट की उपस्थिति में जो स्टोमेटा खुलते हैं उन्हें फोटो एक्टिव या फोटोब्लास्टिक स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटो एक्टिव या फोटो ब्लास्टिक स्टोमेटा कहा जाता है।
अब आपने देखा होगा कि जो जीरोफाइट्स प्लांट है या जो मरुद्भिदीय पादप होते हैं उनमें जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट टाइम में खुलते हैं, जबकि जो दिन का जो समय होता है उसमें वह बंद रहते हैं। तो जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं उनमें जो स्टोमेटा नाइट टाइम में खुलते हैं उन स्टोमेटा को कहा जाता है स्पोटो एक्टिव स्टोमेटा। क्या कहेंगे उन्हें? स्पोटो एक्टिव स्टोमेटा या तमो क्रियाशील रंग। हिंदी में बोला जाएगा, उन्हें क्या बोला जाएगा? तमो क्रियाशील रंध्र या स्पोटो एक्टिव स्टोमेटा। किनमें पाए जाते हैं? ये जीरोफाइट्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। और ये कब ओपन रहते हैं? नाइट टाइम में या रात्रि में ओपन रहते हैं। दिन के समय यह क्लोज रहते हैं, क्योंकि जो जीरोफाइट्स प्लांट है कहाँ पर पाए जाएंगे? पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पाए जाएंगे। और जहाँ पर पानी कम होगा वहां पर इन पादपों को कुछ न कुछ अडेप्टेशन अपनाने पड़ेंगे ताकि पादप से वाटर लॉस या जल की हानि कम से कम हो। इन्होंने एक तो स्टोमेटा डेवलप किए हैं। कौन से प्रकार के? स्पोटो एक्टिव, जो कि रात्रि के समय ही ओपन होते हैं, क्योंकि रात्रि में टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता, जिसके कारण वाटर लॉस कम से कम होता है। अब जो पादपों में जो स्टोमेटा होते हैं दिन के समय वह ज्यादा सक्रिय या ज्यादा एक्टिव कब होते हैं? तो वह ब्लू रेड लाइट में। कौन सी लाइट? नीले लाल प्रकाश में स्टोमेटा सर्वाधिक ओपनिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखा हमने स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्रीय गति की क्रियाविधि, और साथ ही हमने एक्टोपिक होल्ड या ट्रांसक्रिएशन या वाष्पोत्सर्जन, जिसके तीनों ही टाइप को आज हमने डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के दौरान एक तो गठेशन, एक ब्लीडिंग और वाष्पोत्सर्जन एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, मतलब एक अपरिहार्य और आवश्यक बुराई है, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन हमें पादपों के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट भी है। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा या लगभग 95% मात्रा में वाटर लॉस किया जा रहा है, जो कि एक बुराई भी है। तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।